Hello students, welcome to this online Pathshala of Biology. This is Shweta, your biology teacher. And today in this lecture we are going to discuss a very interesting chapter, that is biotechnology, principles and process. स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बड़ा छोटा है बट इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्ज़ाम्स में इस चैप्टर की नहीं, इस यूनिट की, दिस इज़ यूनिट 4 और इस यूनिट की वेटेज है यहाँ से 10 मार्क्स का आता है। मीन्स कि चैप्टर 11 और चैप्टर 12 दोनों में से मिला के 10 मार्क्स का आएगा। तो आई मेन टू से कि इस चैप्टर में से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। एंड दिस चैप्टर इज़ इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, सो लिसन टू मी केयरफुली। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली 3 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये चैप्टर बड़ा छोटा है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारा सबसे पहला टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दूसरा टॉपिक है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कि कौन कौन से टूल्स यूज़ हो रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हो रही हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर। और थर्ड चीज़ है प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कि प्रोसेस क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, बेस क्या है, प्रिंसिपल्स मीन्स बेस क्या है, टूल्स क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, एंड थर्ड वन इज़ प्रोसेस। तो हम स्टेप वाइज इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि जो ये बायोटेक्नोलॉजी है ये होती क्या चीज़ है। स्टूडेंट्स, ये 2 वर्ड से मिलके बना है, दैट इज़ बायो एंड टेक्नोलॉजी। बायो का मतलब होता है लिविंग, आप सबको पता है। टेक्नोलॉजी मीन्स टेक्निक। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ होते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस को बनाने के लिए जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़फुल है। बायोटेक्नोलॉजी उन प्रोसेस को इंक्लूड करती है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक जैसे बैक्टीरिया है, उनके बॉडी पार्ट्स या उनके एंजाइम्स ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़फुल हैं, हमारे लिए यूज़फुल हैं, राइट। हमने चैप्टर्स माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, आपको याद आ गया होगा, हमने पढ़ रखे हैं बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ह्यूमन बीइंग के लिए बेनिफिशियल हैं और बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो जो ये है, दिस इज़ द एंशियंट पर्सपेक्टिव ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी के 2 व्यू हैं, वन इज़ एंशियंट व्यू एंड अदर वन इज़ मॉडर्न व्यू। तो एंशियंट व्यू तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लाइक एंशियंट व्यू जो है ये कहता है कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ होते हैं और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन बीइंग का वेलफेयर करते हैं, अच्छाई करते हैं, भलाई करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, लाइक चीज़ का बनना, लाइक कर्ड का बनना, राइट। बट जो मॉडर्न व्यू है बायोटेक्नोलॉजी का, मॉडर्न व्यू जो है बड़ा ही रेवोल्यूशनरी व्यू है, बहुत ही एनलार्ज्ड व्यू है। यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर। मींस कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जीन्स को मॉडिफाई किया जा रहा है और जीन्स को चेंज किया जा रहा है ताकि ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर कोई जीन डिफेक्ट है वो करेक्ट हो सके, कोई मींस कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है वो करेक्ट हो सके। और जो इनफर्टाइल कपल्स हैं, तो सबसे अच्छा एग्जांपल है उसका ये है टेस्ट ट्यूब बेबी हो गया, और एंड लाइक वैक्सीन्स हो गए जिनको टीका बोलते हैं। बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उनके लिए टीके लगते हैं ताकि वो बीमारियां आगे इन फ्यूचर में ना हो। टेस्ट ट्यूब्स जो इनफर्टाइल कपल्स हैं उनको बेबी प्रोड्यूस करवाने के लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। इन विट्रो मतलब लैब के अंदर एग और स्पर्म को फ्यूज़ किया जाता है। तो दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, क्लियर। तो जो EFB है, EFB का मतलब है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसने मॉडर्न पर्सपेक्टिव और ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव को मिला के इसकी बायोटेक्नोलॉजी की एक डेफिनेशन दी है। अगर एग्ज़ाम में आती है तो आपको यही डेफिनेशन बायोटेक्नोलॉजी की लिखनी है। बायोटेक्नोलॉजी EFB के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन है नेचुरल साइंस, ऑर्गेनिज्म, सेल्स
उनके पार्ट्स एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। मीन्स कि इन सारी चीज़ों का एकीकरण, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ये सारी चीज़ें मिल के काम करती हैं और ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती हैं, ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं जो ह्यूमन बीइंग के लिए फ़ायदेमंद है। राइट, नाउ वी विल स्टडी principles of biotechnology. There are basically two principles of biotechnology. Number one is genetic engineering and number two is bioprocess engineering. जो सबसे पहला है that is what? That is genetic engineering. मीन्स कि यहाँ पे जीन्स की इंजीनियरिंग हो रही है, जीन्स के अंदर चेंज हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंज हो रहा है। जेनेटिक मटेरियल इज व्हाट? DNA एंड RNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे DNA और RNA के अंदर चेंज हो रहा है। जो इसका एग्जाम्पल है बच्चों वो होंगे GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये एग्जाम्पल्स जो हैं ये आपको अच्छे तरीके से लर्न करने हैं क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। दूसरा जो है यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ, दैट इज़ बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग इसको इसलिए कहा गया है, तो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले जीन्स के अंदर चेंज हो गया। तो ऐसा तो होगा नहीं कि अगर किसी के अंदर, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन डिफेक्ट है, उसके अंदर न्यू जीन को इंट्रोड्यूस किया गया तो बस हम इंट्रोड्यूस कर देंगे और उसके बाद उसको नहीं देखेंगे। नो, ऐसा नहीं होगा। उसको मेंटेन करके रखा जाएगा, उस चीज़ को कैलकुलेट किया जाएगा कि कितना ठीक हो रहा है, अगर ठीक नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, उसके लिए हमको क्या करना है। मीन्स कि मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली डिज़ायर्ड माइक्रोब यूकारियोटिक सेल इन लार्ज क्वांटिटीज़। मीन्स कि जो स्टेराइल का मतलब होता है कंटामिनेशन फ्री, मतलब फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज़। ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कि वो स्टेराइल रहें और स्टेराइल कंडीशंस को मेंटेन करके रखा जाता है कॉन्स्टेंटली, ताकि वो जो हमने ये इस प्रोसीजर को किया है ये प्रोसीजर पूरी तरह से सक्सेसफुल रहे। इसके एग्जांपल्स भी हैं, लाइक वैक्सीन्स हो गया, लाइक एंजाइम्स हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गए। राइट, ये एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से लर्न करने हैं। एग्जाम्पल्स एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, आपसे पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ आपको लर्न करनी है। उसके बाद यहाँ पे कुछ एक इम्पोर्टेंट टर्म्स दिए हुए हैं, ये टर्म्स आपको क्लियर होने ज़रूरी है, नथिंग मोर इम्पोर्टेंट। सबसे पहले है रिकॉम्बिनेंट DNA। तो एज द वर्ड इज इंडिकेटिंग री, यहाँ पे DNA का दोबारा से कॉम्बिनेशन हो रहा है, मीन्स कि रिप्लेसमेंट हो रहा है। जो DNA है, DNA के साथ कुछ जो दूसरा DNA है वो जुड़ रहा है। रिकॉम्बिनेशन, दोबारा से कॉम्बिनेशन। जीन क्लोनिंग का मतलब होता है जीन्स की कॉपी होना, जीन ट्रांसफ़र, एक जगह से एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जीन का ट्रांसफ़र करना। फिर आता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इसको ओरी भी बोला जाता है। ये वो पॉइंट होता है DNA के अंदर, ये पॉइंट होता है जहाँ से DNA का, ये वो पॉइंट होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, वी कैन से कि सेल के अंदर, जहाँ से DNA रेप्लिकेट करना शुरू करता है। रेप्लिकेशन का मतलब होता है कॉपी करना शुरू होता है। जैसे कि ये DNA होता है, तो लाइक जैसे ये ओरी है तो यहाँ से क्या होगा, इस तरह से हो जाएगा, ये रेप्लिकेट करना शुरू होगा अलग होके और फिर इस अपनी कॉपी बनाना शुरू करेगा। उसके बाद क्लोनिंग मैंने आपको बता दिया। देन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ व्हाट? प्लाज्मिड। जो प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड जो होता है इसकी बहुत ही ख़ास प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहली चीज़ तो लाइक जैसे ये बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड होता है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA होता है। इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है एक, वो प्रॉपर्टी ये होती है कि ये ऑटोजोमसली रेप्लिकेट करता है, मतलब ये अपने आप से ही रेप्लिकेशन शुरू कर देता है। तो इसका जो यूज़ होता है, प्लाज्मिड का यूज़, वो एज वेक्टर होता है।
वेक्टर का मतलब क्या होता है? वेक्टर का मतलब होता है ट्रांसफ़र करने के लिए, मीन्स कि कोई ऑर्गेनिज्म है, सपोज़ कि यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई जीन डिफेक्ट है, किसी जीन की कमी है, कोई म्यूटेशन है, तो हम डीएनए लेंगे किसी ऑर्गेनिज्म का जो जिसकी इसके अंदर ज़रूरत है, उसको क्या करेंगे, उसको प्लाज्मिड में, लाइक जैसे प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड को सबसे पहले प्लाज्मिड के डीएनए को कट कर लेंगे। ये डीएनए कट कर लिया, डीएनए कट करने के बाद जो इसकी शेप हो जाएगी वो शेप हो जाएगी ये। उसके बाद डिज़ायर्ड इसके अंदर डीएनए लगाया जाएगा, जो डिज़ायर्ड डीएनए होगा वो ऐसे होगा, लगा दिया जाएगा। तो उसके बाद फिर इसको इस ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये प्लाज्मिड होता है वेक्टर। सबसे पहले जो स्टेनली, ये आपको नेम लर्न करनी है, स्टेनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर, इन्होंने 1972 के अंदर एक्सपेरिमेंट किया था। सबसे पहले इन्होंने प्लाज्मिड साल्मोनीला टिम्फी म्यूरियम के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने प्लाज्मिड को इंट्रोड्यूस किया था, इसका साल्मोनीला टिम्फीरियम का इन्होंने प्लाज्मिड लिया था, राइट। और इस प्लाज्मिड को इंट्रोड्यूस किया था ई कोलाई के अंदर। ई कोलाई क्या है? ई कोलाई है इस्चेरिचिया कोलाई, ये एक ऑर्गेनिज्म है। इस ऑर्गेनिज्म के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ पे सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अप्लाई हुई थी। आई मीन टू से जो सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अप्लाई हुई है वो इस्चीरिया कोलाई पे अप्लाई हुई है, ई कोलाई पे अप्लाई हुई है। लेकिन जो प्लाज्मिड लिया गया है वो प्लाज्मिड लिया गया था सैल्मोनेला टिम्फेरियम का। ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पे मॉलिक्यूलर सीजर्स होते हैं। सीजर जहाँ पे वर्ड ही आ रहा है कि किसी चीज़ को कट कर रहा होगा, मॉलिक्यूलर सीजर कहें या फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहें, एक ही बात है। ये वो एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए को कट करते हैं। लाइक ये बहुत बड़ा पीस है डीएनए का। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स लाइक इनके नेम होते हैं, जैसे कि डीएनए लाइगेज हो गया, और इनका काम होता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का या फिर मॉलिक्यूलर सीजर्स का काम होता है कि डीएनए को पर्टिकुलर पॉइंट से कट करना। उसके बाद एंजाइम्स होते हैं, लाइक जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि डीएनए लाइगेज है, डीएनए लाइगेज का काम होगा लाइगेट करना, पेस्ट कर देना। जहाँ इसकी ज़रूरत है वहाँ पे इसको पेस्ट करने का काम होता है डीएनए लाइगेज का। उसके बाद क्लोनिंग मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक है वो ये है कि 3 स्टेप्स होती हैं बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के लिए। वो 3 स्टेप्स कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना ज़रूरी है कि कौन से डीएनए की ज़रूरत है, कौन सा डिज़ायरेबल जीन है, किस जीन की ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत पड़ेगी, उसकी आइडेंटिफिकेशन के बाद उसको इंट्रोड्यूस करना, इंट्रोडक्शन करने के बाद उस चीज़ को मेंटेन करके रखना। जो हमने डीएनए को इंट्रोड्यूस किया है होस्ट के अंदर उसको मेंटेन करके रखना, स्टेराइल कंडीशन में रखना, मैंने आपको अभी पहले भी बताया था। एंड ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए टू इट्स प्रोटीन। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वाला लेक्चर क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ज़रूर बताएं। बट like, subscribe and share this channel. Thank you.